नया प्रभार का ज़िला है आपका बिलासपुर। बहुत सारी चुनौतियां भी आपके सामने हैं, संभालते ही आपको इस बात का एहसास हो गया होगा। जब आपने संभाला इस प्रभार को, क्या आपके जहन में चल रहा था, क्या आपके दिमाग में है एक नक्शा सा कि किन कामों को मुझे प्रायोरिटी पर रखना है जो कि लोगों को जल्दी राहत दे सके? बिलासपुर ज़िला, पहले हम लोग एक ही ज़िले में थे। जब कोरबा, जांजगीर, मुंगेली, अभी जो नया पिंडरा ज़िला बना, ये सब का एक ज़िला बिलासपुर हुआ करता था और हमारा मुख्यालय तो बिलासपुर था ही। तो इसलिए अपरिचित तो कोई चीज़ नहीं है। लेकिन अभी जब प्रभार मुझे इस ज़िले का सौंपा गया, माननीय मुख्यमंत्री जी ने बहुत ही विश्वास मुझ पे प्रकट किया। और पहले आपको मालूम है कि दंतेवाड़ा, बीजापुर, सुकमा ज़िले की जवाबदारी दी गई थी, वहाँ भी उसको बखूबी निभाया। वहाँ जो काम स्कूल बंद हो गए थे उनको चालू कराए, बहुत से ऐसी शिक्षा चिकित्सा की व्यवस्था दुरुस्त किए, रोड पुल पुलिया वहाँ का डेवलपमेंट करने में हम लोगों ने काफ़ी काम करने की कोशिश की और किया भी। उसके साथ साथ फिर आपका नया ज़िला जो गोरेला, पेंड्रा, मरवाई बना, उसका प्रभार दिया गया। वहाँ भी जो ज़िले का, नए ज़िले का जो विकास करने में काफ़ी दसों वर्ष लगते हैं, उन कामों को हमने बहुत अल्प समय में माननीय मुख्यमंत्री जी के आशीर्वाद से पूरा किया। अभी बिलासपुर ज़िले की जवाबदारी प्रभारी मंत्री के रूप में, पालक मंत्री के रूप में मुझे दी गई है। तो मेरा ये प्रयास होगा कि बिलासपुर में जैसे बिजली, पानी, सड़क, चिकित्सा और शिक्षा, इस क्षेत्र में ज़्यादा से ज़्यादा बेहतर काम हो। स्मार्ट सिटी जो काम शुरू नहीं हुए थे, आपको मालूम है कि स्मार्ट सिटी का भी काम भी तेज़ी से शुरू हो चुका है, दोनों तरफ रोड बनाई जा रही है। इसके साथ साथ आपकी जो अरपा नदी है उसमें हमेशा पानी की बहाव रहे, इस दिशा में भी हमारी सरकार, माननीय मुख्यमंत्री जी उसका प्रयास कर रहे हैं। हमारे आपके सिंचाई मंत्री जी भी लगे हुए हैं और इसके साथ साथ सरकार लगी हुई है। इसके साथ अरपा नदी में शहर का गंदा पानी न जाए, उसके लिए अलग से व्यवस्था की जा रही है। रोड का निर्माण चल रहा है, अभी बारिश की वजह से थोड़ा बाधित है और जल्दी ही वो शुरू होगा। इसके साथ साथ जो आपका ओवरब्रिज का जो काम चल रहा है रेलवे लाइन के ऊपर, उसके बारे में भी मैंने जैसी प्रभार मुझे मिला तो मैंने यहाँ के बारे में जो चर्चा की थी तो कलेक्टर को निर्देश दिया था और कल मुझे उसकी पूरी रिपोर्ट मिली कि अतिशीघ्र ही वो पुल प्रारंभ होगा। उसके बाद बहुत बड़ी एक समस्या बिलासपुर नहीं पूरे बिलासपुर के लिए बड़ी क्षेत्रवासियों की दूर होगी। इसके साथ साथ बिलासपुर में और क्या क्या संभावनाएं, हम लोग अभी आज ही हमारी चर्चा हुई हमारे साथियों से, पर्यटन मंडल के अध्यक्ष अटल श्रीवास्तव जी, विधायक जी पांडे जी, महापौर जी, जिला अध्यक्ष जी और जिला पंचायत अध्यक्ष जी प्रमोद नायक जी, सभी हम लोग बैठे थे। अभी चर्चा हुई कि अतिशीघ्र ही हम लोग एक बैठक करेंगे और सभी हमारे जितने वरिष्ठ कांग्रेस के साथी हैं, जो पहले पदों में रहे हैं, वर्तमान में पद में हैं, सबके साथ बैठ के और ये समीक्षा करेंगे कि बिलासपुर के बारे में क्या क्या काम पहले जरूरी है, उस दिशा में काम किया जाएगा, ताकि जो सरकार की सोच है कि बिलासपुर, जैसा कि आपने कहा कि जबलपुर को संस्कार और न्यायधानी मानते थे, उसी प्रकार बिलासपुर तो संस्कारधानी है ही और साथ में न्यायधानी भी है। तो बिलासपुर के साथ तो बिल्कुल हमारी सरकार न्याय करेगी ही करेगी, आप बिल्कुल निश्चिंत रहिए। और इस दिशा में ठोस पहल की जाएगी कि हमारा बिलासपुर बहुत ही स्वच्छ, सुंदर और बेहतर बिलासपुर हो। बिल्कुल सर, उम्मीद लोगों को बढ़ी भी है और आपसे बड़ी उम्मीद भी है लोगों को। अरपा की आपने बात की यहाँ पर। अरपा किसी ज़माने में मुझे याद है बचपन में लोगों के घरों तक अरपा का पानी पहुँच जाता था, इतना पानी इसमें हुआ करता था। बीच में कई सारी दिक्कतें हैं, उससे आप भी वाकिफ़ हैं क्या दिक्कतें आईं। अरपा कितनी जल्दी इसका उद्धार हो जाएगा ताकि बिलासपुर का उद्धार हो, क्योंकि बिलासपुर के लोग इसे गर्व की दृष्टि से भी देखते हैं। देखिए, 2 बैराज का काम इसलिए शुरू किया गया है, वो दोनों बैराज के बनने के बाद आपको अरपा में 12 महीना पानी नजर आएगा और वो बहुत बड़ी
पहल माननीय मुख्यमंत्री जी ने की है बिलासपुर वासियों के लिए कि अरपा में पानी हमेशा रहे, और स्मार्ट सिटी के नाम से जो सौंदर्यीकरण होना है उसके लिए रोडों का निर्माण किया जा रहा है, और अन्य जो भी उसके काम होंगे वो सब काम समय के हिसाब से पूरे किए जाएंगे। बिल्कुल, अरपा क्योंकि ड्रीम प्रोजेक्ट भी है मुख्यमंत्री जी का, और आपने बताया भी कि बहुत जल्द काम भी उसमें पूरा होगा। एक बड़ी समस्या अगर बिलासपुर की बात करें, आम लोगों ने ट्रैफिक की बताई है, ट्रैफिक और सड़कों का जिक्र भी हालांकि आपने किया। ट्रैफिक के लिए भी क्या कोई स्मार्ट व्यवस्था की जा रही है, कोई कैमरे वगैरह, इसको लेकर भी कुछ आप लोगों ने सोचा जिस है? प्रकार से बिलासपुर को स्मार्ट सिटी घोषित किया गया, काम तो शुरू नहीं हो पाया था, पहले घोषित जरूर हुई थी, लेकिन हमारी सरकार आने के बाद मुख्यमंत्री जी ने यह संज्ञान लिया, हमारे जितने जनप्रतिनिधि सबके सुझाव इसमें समय समय पे आते रहे, और उसी के हिसाब से बिलासपुर का डेवलपमेंट किया जा रहा है। तो जो आपने कहा उस हिसाब से बिल्कुल उसको व्यवस्था को, ट्रैफिक की व्यवस्था को भी दुरुस्त किया जा रहा है, जो जल्दी होगी। अभी जब आपका जो 4 लेन सड़क पूरी होगी, जब अपन 4 लेन से जब हैवी ट्रैफिक पूरी बाहर निकलेगी, तो उसके बाद दोनों साइड से तो उससे काफ़ी फ़र्क पड़ेगा, और शहर में भी जो ट्रैफिक की व्यवस्था है उसको दुरुस्त किया जाएगा। बिल्कुल, स्मार्ट व्यवस्थाएं कैमरे वगैरह के जरिए हो रही सब है लगाएंगे जी, ये भी होगा, बहुत अच्छी बात है। एयरपोर्ट का भी आपने जिक्र किया, एयरपोर्ट कनेक्टिविटी भी बढ़ाने के लिए क्या कोई और प्रयास होंगे, क्योंकि अभी कुछ शहरों के साथ ही है, हालांकि शुरुआती है। देखिए, वो तो जब जिस प्रकार से विधानसभा के अंदर माननीय मुख्यमंत्री जी ने जब 25 करोड़ रुपए की घोषणा की थी, तो उस प्रकार से जल्दी से राज्य सरकारें नहीं करती, वो तो केंद्र का मामला है एयरपोर्ट बनाना। लेकिन माननीय मुख्यमंत्री जी ने उस टाइम पहल की कि 25 करोड़ रुपए की विधानसभा में अपना वक्तव्य दे के घोषणा की, उसके बाद उस काम में तेज़ी आई। अभी आपका जब रायपुर पहले जब प्लेन चली थी, जब हमारे स्वर्गीय विद्या भैया ने जब रायपुर का उद्धार करना शुरू किया, तो वहाँ हमको याद है अच्छे से, जब पहले एक प्लेन खाली दिल्ली जाती थी तो एक टीने के शेड में, और जो आपको जो पब्लिक को बैठने के लिए एक टेम्परेरी कुर्सियाँ होती हैं, वो कुर्सियाँ डाल के वहाँ पैसेंजर बैठते थे, और टीने के शेड से चेकिंग होके अंदर हम जाते थे हम लोग, और दिल्ली उस प्लेन में बैठ के जाते थे। और आज रायपुर एयरपोर्ट की क्या स्थिति है आप देख सकते हैं। तो उसी प्रकार अभी जब बिलासपुर में ये सुविधा शुरू हुई है, तो धीरे धीरे उसका विस्तार निश्चित तौर पे होगा, और उस दिशा में हम लोगों का पूरा प्रयास रहेगा। बिल्कुल सर, राजस्व भी आपका डिपार्टमेंट है, राजस्व को लेकर भी एक अच्छी पहल हुई थी सिंगल विंडो वाली जी बहुत राहत लोगों को इससे मिली है। जी, उसमें लगता है कुछ और भी अपडेट करने की ज़रूरत है या उस और दुरुस्त करने की ज़रूरत है? देखिए, राजस्व के मामले काफ़ी संख्या में पहले पेंडिंग थे, और उसके बाद हम लोगों ने जब संभागों की बैठकें शुरू की, तो उसमें काफ़ी मामले पुराने पिछली सरकार के समय के और नए मामले निराकृत होना शुरू हुए। बाद में अभी जो लगभग 1.5 साल से कोरोना की जो वैश्विक महामारी आई, उसकी वजह से राजस्व के अमला को उन कामों में सबसे पहले लगाया जाता है, और उस वजह से सभी राजस्व न्यायालय बंद हो जाते हैं, तो काम थोड़ा अटकता है उसकी वजह से। लेकिन उसके बाद भी मैं आपको बताना चाहता हूँ कि हम लोग नई 29 तहसील बना चुके हैं, बहुत सी जगह उप तहसील भी खोले हैं, और अभी माननीय मुख्यमंत्री जी ने आज भी 25 तहसीलों की घोषणा की है। इसमें बिलासपुर के लिए भी आपका बोदरी और सीपत को तहसील घोषित किया गया है। तो निश्चित तौर पर जब वो 2 तहसील बढ़ेंगी तो काम में सरलता आएगी, लोगों को उससे फ़ायदा मिलेगा। इस प्रकार से जो लंबित मामले हैं उनका भी निराकरण हम लोग जल्दी से जल्दी करने का प्रयास कर रहे हैं। हमने कलेक्टर, कमिश्नर सभी को निर्देश दिया है, और अभी जो संभाग की बैठक फिर से शुरू करेंगे, जिलों में भी बैठ के करेंगे, ताकि जो मामले लंबित हैं उनका निराकरण किया जा सके। और भी बहुत से सुधार हम लोग करना चाहते हैं। कुछ आपका समय के हिसाब से जो कोरोना की वजह से बहुत सी व्यवस्थाएं, बहुत से बजट समय के हिसाब से कोरोना में कन्वर्ट हो गए, आप जानते हैं इस बात को, लेकिन आने वाले समय में इसमें काफ़ी सुधार किया जाएगा। आज माननीय मुख्यमंत्री जी ने 4 जिलों की घोषणा की है, उससे भी काफ़ी लोगों को लाभ मिलेगा। जो व्यक्ति आपके दूरी से ज़िले में जाता है, उसके बाद उसको नज़दीक में जब जिला मुख्यालय मिलेगा, तो जिला मुख्यालय मिलेगा, उसी के हिसाब से आपके तहसीलें भी बनाई जा रही हैं। तो जब नज़दीक में तहसील होगी, जिला मुख्यालय होगा, तो बहुत सी सुविधाएँ बढ़ेंगी इसमें। और जैसे पावर डेलीगेट करते हैं, अब मान लीजिए पहले एक समय था कि बिलासपुर
19 विधानसभा का जिला होता था, जिसमें कोरबा, जांजगीर, मुंगेली, पेंड्रा सब इसी बिलासपुर में हुआ करते थे एक समय। आज बिलासपुर में 6 विधानसभा है, आपका कोरबा में 4 है, आपके जांजगीर में 6 विधानसभा है, लगभग 1.25 विधानसभा बोलेंगे आप पेंड्रा में है, 2 मुंगेली में है। तो वो 19 विधानसभा इस ढंग से डिवाइड हो गई। तो निश्चित तौर पे पहले 19 विधानसभा में 1 कलेक्टर बैठता था, आज 19 विधानसभा में 5 कलेक्टर 6 कलेक्टर बैठेंगे। तो निश्चित तौर पे जब पावर डेलीगेट होगी काम बढ़ेगा, काम भी बढ़ा है। पहले कलेक्टरों को जितना काम होता था उससे कहीं ज़्यादा जब हमारी सरकार यूपीए की थी तो केंद्र ने नरेगा जब चालू की, मनरेगा, उसके बाद ऐसी बहुत सी योजनाएं केंद्र सरकार उन 10 सालों में लेके आई कि जिससे कलेक्टरों का दायरा बढ़ा, उनका काम करने का समय बढ़ा। तो इसलिए ज़िले छोटा करना मतलब प्रदेश का विकास करने में काफ़ी सहायक सिद्ध होगा। जरूर सर। और एक बड़ा कदम आपकी सरकार ने ये भी उठाया था कि क्योंकि रायपुर को स्मार्ट बनाना है, इसलिए नगर निगम का दायरा भी बढ़ाया था जी, आसपास के बहुत से जी बिलासपुर का बहुत से क्षेत्रों को निगम के लिए अंदर लिया गया है। उनका विकास भी उतना ही ज़रूरी ताकि बिलासपुर शहर के साथ वो तालमेल बिठा के चल सके और जो आप लोगों की योजना है स्मार्ट बनाने की बिलासपुर की वो पूरी हो सके। तो आसपास के इलाकों के डेवलपमेंट के लिए भी कुछ आप लोगों की योजनाएं हैं? बिल्कुल, आसपास का डेवलपमेंट भी होगा। मैं अपना उदाहरण देना चाहता हूँ कि कोरबा नगर पालिका निगम जो है तो उसमें लगभग 28-29 गांव भी हैं, बाकी पूरा शहर है, झुग्गी झोपड़ी है, बालको, एनटीपीसी, एसईसीएल की खदानें, आपके स्टेट गवर्नमेंट का पावर प्लांट, ये सब नगर निगम क्षेत्र में आते हैं। तो पहले हम लोग जब जाते थे हमारे विधानसभा क्षेत्र में, तो मेरे विधानसभा में लगभग 20-21 गांव हैं, कुछ कड़हुरा विधानसभा में आते हैं गांव। तो हम लोग जाते थे, वहाँ के ग्रामीण हमको बोलते थे कि भैया हमको पंचायत में शामिल करा दो। तो मैं पूछता था कि पंचायत में शामिल कराने से क्या होगा, तो बोलते थे पंचायत में रहेंगे तो हमको जो ग्रामीण पंचायत की सुविधाएं वो मिलेंगी। लेकिन आज उन्हीं गाँव में कभी आप कोरबा चलिए, मैं आपको ले कर चलूँगा, और वही गाँव के लोग बोलते हैं कि भैया हम बहुत अच्छा हुआ कि शहर में हम शामिल हैं और नगर पालिका निगम क्षेत्र में शामिल हैं, क्योंकि पूरे प्रदेश में सबसे पहले पेयजल की व्यवस्था हमने अपने नगर निगम क्षेत्र, जो मेरा विधानसभा क्षेत्र है, लगभग 50,000 नल के कनेक्शन वहाँ फ्री ऑफ कास्ट लगवाए। तो घर घर में जब नल कनेक्शन पहुँचे हैं तो लोगों को ये समझ में आया कि कितनी बड़ी सुविधा बढ़ी है। गांव-गांव में स्ट्रीट लाइट, गांव-गांव में डामरीकरण रोड। तो जब डेवलपमेंट गांव को हुआ तो वहाँ के ग्रामीणों को महसूस हुआ कि हम नगर निगम में हैं तो ज़्यादा बेहतर है। ठीक उसी प्रकार जो आपका आसपास के इलाके को बिलासपुर के नगर निगम में शामिल किया गया है, जब नगर निगम से सुविधाएं मिलेंगी और वहाँ का डेवलपमेंट होगा तो वहाँ के लोग इस बात को महसूस करेंगे कि हमको नगर निगम में जोड़ना सरकार का ऐतिहासिक और एक अच्छा कदम है। और चूंकि अटल जी भी हमारे बीच में मौजूद हैं, मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ का क्या रिश्ता है ये किसी से छिपा नहीं है, हम सब जानते हैं कि क्या संबंध है। मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि वो संबंध उनको किसी और नज़रिए से देखने की ज़रूरत है, लेकिन अग्रवाल साहब, मैं देश के एक बड़े हिस्से में घूमा हूँ, लेकिन जितनी सुंदरता मैंने मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ में देखी है वो मुझे भारत के दूसरे हिस्सों में उतनी समग्रता में नहीं दिखी। लेकिन मुझे पीड़ा होती है जब मैं मध्य प्रदेश के हिस्सों में दूसरे राज्यों के टूरिस्ट को ज़्यादा देखता हूँ, छत्तीसगढ़ का टूरिस्ट नहीं दिखता, और मध्य प्रदेश का टूरिस्ट छत्तीसगढ़ में नहीं दिखता। ठीक है, हम विकास की तरफ बढ़ते हुए हमारी बहुत बड़ी आबादी अपनी जेब में अभी इतने पैसे लेकर नहीं निकलती है कि वो पर्यटन कर सके, लेकिन हम कुछ कंसेशनल डिज़ाइन कर सकते हैं कि मध्य प्रदेश से छत्तीसगढ़ आने वाले टूरिस्ट के लिए इतने % छूट, और इसी तरह छत्तीसगढ़ से मध्य प्रदेश जाने वाले को इतने % छूट। हमारे जो रिश्ते हैं जो अभिन्न हैं, मैं भी अरपा की धार को देखना चाहता हूँ, मैं भी महसूस करना चाहता हूँ कि दंडकारण्य है क्या, कहाँ वो क्या, किस तरह के जंगल हैं जहाँ राम निकले होंगे। कुछ हमें ऐसा सोचना होगा, और मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ की ये जो धारा है ये सतत बहे, इस पर आपकी टिप्पणी एक जरूर चाहूँगा। देखिए, निश्चित तौर पे आपने जो पर्यटन की बात कही है, तो हमारे साथी मित्र जो है
पर्यटन मंडल के अध्यक्ष बने हैं जी। और ये अभी सब जगह घूम घूम के देख रहे हैं कहाँ कहाँ क्या डेवलपमेंट होना चाहिए और पर्यटन के क्षेत्र में क्या बेहतर काम हो सकते हैं, और उस दिशा में मुझे पूरी उम्मीद है कि अच्छा काम करेंगे और आपकी सोच के मुताबिक निश्चित तौर पे पहल करेंगे तो निश्चित तौर पे सरकार इनके साथ है और वो काम होंगे। क्योंकि हमारी जो पीढ़ी है अग्रवाल साहब, वो जिसको कहते हैं एक न्यूट्रल एंटिटी वाली पीढ़ी, हम छत्तीसगढ़ के भी उतने ही हैं जितने मध्य प्रदेश के हैं और मध्य प्रदेश के भी उतने ही हैं जितने छत्तीसगढ़ के हैं। मैंने तो छत्तीसगढ़ी बोली भी सीखना आरंभ कर दिया है और मेरी कोशिश है कि जल्दी आप लोगों से, क्योंकि इतनी मीठी लगती है मुझे वो बोली कि छत्तीसगढ़ी, और मैं चाहता हूं कि इस पर जब मुख्यमंत्री जी के साथ हम बैठे थे तो मैंने उनसे आग्रह किया था कि जितने टूल्स डेवलप हम कर सकें छत्तीसगढ़ी के लिए उतना बेहतर होगा। एक और छोटा सा कुछ अलग हट के प्रश्न मैं करता हूँ। आपने कहा, जब विद्याचरण जी का जिक्र किया, मैं आपको बताना चाहूँगा कि कई बार जीवन में कुछ घटनाएं ऐसी घटती हैं, उनका अंतिम साक्षात्कार करने का अवसर मुझे ही मिला था। अप्रैल में मैंने किया था और उसके 1 महीने बाद ही वो दुर्भाग्यपूर्ण घटना हुई जिसमें विद्याचरण शुक्ल जी और कई दिग्गज कांग्रेस नेता नक्सली हिंसा का शिकार हुए, शहादत हुई उनकी। आपने कहा कि एक शेड होता था रायपुर। राजनीति का स्वरूप भी बहुत बदला है। जब एक युवा अग्रवाल साहब राजनीति में थे, विद्याचरण शुक्ला जी के लिए उनकी मुट्ठियां भिजती होंगी, कांग्रेस के उस समय के नेताओं के लिए जिंदाबाद और तारीफ के लिए भिजती होंगी, तब से अब तक अरपा नदी में कितना पानी बहा है, राजनीति कितनी बदली है? देखिए, राजनीति का पहले और आज में डिफरेंस बहुत आया है, ऐसा नहीं कि नहीं आया। पहले हम लोगों ने देखा है नेताओं की जो सादगी होती थी कि भोपाल जब जाते थे तो हम लोग एक महीना पहले प्रोग्राम बनाते थे कि भाई भोपाल जाना है। तो एक बड़ा चार्म होता था कि भोपाल जाना है, मतलब दोस्तों को, साथियों को बोलते थे, टोली बना के 4-4, 6-6 लोग भी जाते थे। तो अब छोटे प्रदेश हुआ है, अब प्रदेश राजधानी रायपुर है, तो आज तो लोग सुबह निकल के जाते हैं राजधानी में काम के और शाम को घर भी लौट जाते हैं। तो डिफरेंस ये भी आया है। पहले जो भी वरिष्ठ हमारे नेता रहे, मैं खाली हमारे विद्या भैया का मैं बहुत बड़ा समर्थक रहा हूँ, उसके साथ में श्यामा भैया का भी, वोरा जी, जो जितने हमारे प्यारेलाल कंवर जी, परशुराम भारद्वाज जी, भवानीलाल वर्मा जी, इन सब से बहुत गहरा नाता रहा। तो उस समय जो सादगी थी, आज के समय हर चीज़ बदली है, काम करने के तौर तरीके भी बदले हैं, तो डिफरेंस स्वाभाविक है। पहले जब राजीव जी आपके कंप्यूटर युग लेके आए जब, तो उस समय ये आलोचना हुई थी, भाई कंप्यूटर के चलने से यहाँ जनता जो है बेकार हो जाएगी, लोग बेरोजगार हो जाएंगे, काम नहीं मिलेगा। लेकिन आज एक छोटा सा बच्चा भी, जब वो 2-2.5 साल के बच्चे को भी आप देखेंगे, अगर मोबाइल दिखेगा, एक तरफ पैसा दिखा दो, एक तरफ मोबाइल, वो मोबाइल की तरफ दौड़ता है पहले जी, और मोबाइल को ऑपरेट करने की कोशिश करता है। उसी प्रकार कंप्यूटर में, आज कंप्यूटर के बगैर हर आदमी अपने आप को अधूरा मानता है। तो बदलाव हर चीज़ में आया है, तो नेताओं में भी निश्चित तौर पे बदलाव आया होगा। पहले जो विधायक थे ऑटो में घूमते थे, आज एक जनपद का मेंबर बनता है तो सबसे पहले सोचता है कि 4 चक्का गाड़ी अगर नहीं रहेगी तो थोड़ा तोहिन महसूस करता है। ठीक कह रहे हैं, ये बदलाव निश्चित तौर पे आया, बहुत बड़ी महत्वपूर्ण बात है। राजनीति के साथ तामझाम